नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि केंद्रीय मंत्री समेत 23 बीजेपी नेताओं का कोर्ट में सरेंडर, गवाही के लिए 24 जून की तिथि निर्धारित। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की सरकार से अपील, भड़काऊ बयानबाजी करने वालों पर की जाए कड़ी कार्रवाई। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसी भी पार्टी का हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, शराब पीते मिले तो छोड़े नहीं, सीएम नीतीश का बड़ा आदेश। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि प्रॉफेट मोहम्मद की टिप्पणी पर ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी से नाराजगी है तो दिल्ली जाकर करें विरोध प्रदर्शन। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि फिर डराने लगा कोरोना। देश में पिछले 24 घंटे में 8,329 नए केस, एक दिन पहले से 9.8% ज़्यादा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। केंद्रीय मंत्री समेत 23 बीजेपी नेताओं का कोर्ट में सरेंडर, गवाही के लिए 24 जून की तिथि निर्धारित। जी हाँ दोस्तों, मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आ रही है। विशेष राज्य का दर्जा की मांग को लेकर रेल का चक्का जाम करने के मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत 23 भाजपा नेताओं ने शुक्रवार को सब जज 1 पश्चिमी सह विशेष MP MLA कोर्ट के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विकास मिश्रा की अदालत में प्रीवियस जमानत के लिए आवेदन देकर सरेंडर किया। न्यायालय ने सभी को प्रीवियस बेल देते हुए आरोप का सारांश सुनाते हुए आरोप गठित करते हुए मामले में गवाही के लिए 24 जून की तिथि निर्धारित की है। जिन लोगों ने कोर्ट में सरेंडर किया उनमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी शामिल हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की सरकार से अपील, भड़काऊ बयानबाजी करने वालों पर की जाए कड़ी कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महज पार्टी से निकाल देना काफी नहीं, कड़ी कार्रवाई की मांग करते नजर आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश आज संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। सरकार को भड़काऊ बयानबाजी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने में देर नहीं करनी चाहिए, ताकि आहत भावनाओं का सम्मान हो सके। यहाँ किसी धर्म के अनुयायियों की भावनाओं को आहत करने का कोई भी प्रयास निंदनीय है और उसकी स्वीकृति नहीं दी जा सकती है। परस्पर एक दूसरे की भावनाओं के सम्मान और समन्वय से ही समाज में शांति रह सकती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि दुर्भाग्य से देश में पिछले कुछ समय से संविधान की मूल भावना के विरुद्ध आचरण होता दिखाई दे रहा है। समाज को बांटने की कोशिश हो रही है और इससे परस्पर वैमनस्य और असुरक्षा की भावना को बढ़त मिली है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार को इस संबंध में विशेष सतर्कता बरतते हुए आदर्श राजधर्म का पालन करना चाहिए। समाज के हर वर्ग और संप्रदाय के मान सम्मान की रक्षा भाजपा सरकार का नैतिक और संवैधानिक दायित्व है। जनता से समाजवादी पार्टी की अपील है कि वो सब्र से काम लें और शांति का वातावरण बनाने में सहयोग करें। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, शराब पीते मिले तो छोड़े नहीं, सीएम नीतीश का आदेश। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस के आला अधिकारियों को 2 टूक कहा है कि विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि ये सुनिश्चित करें कि सभी थानों में लैंडलाइन फोन चालू रहे, साथ ही रात्रि गश्ती और पैदल गश्ती में किसी प्रकार की लापरवाही ना हो। इसको सुदृढ़ करने के लिए वरीय अधिकारी गश्ती का औचक निरीक्षण करें और साथ ही सीएम नीतीश ने शराब पीने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को एक अणे मार्ग स्थित संकल्प में विधि व्यवस्था एवं मद्य निषेध से संबंधित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए और ये भी दिशा निर्देश दिए कि अपराध अनुसंधान कार्य में तेजी लाएं और इसे समय से पूर्ण करें, जिससे दोषियों पर जल्द कार्रवाई हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि 60% से अधिक हत्याएं भूमि विवाद के कारण होती है। भूमि सर्वे और सेटलमेंट का काम तेजी से हो, ताकि भूमि विवाद को लेकर होने वाले अपराध में कमी आए। जमीन से संबंधित आपसी विवाद को खत्म करने के लिए महीने में एक बार जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, 15 दिनों में एक बार SDO और SDPO तथा सप्ताह में एक दिन अंचलाधिकारी व थाना अध्यक्ष की नियमित रूप से होने वाली बैठक में समस्याओं के त्वरित निष्पादन के लिए कार्य करें। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रॉफेट मोहम्मद की टिप्पणी पर ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी से नाराजगी है तो दिल्ली में जाकर करो प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व
बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कोलकाता में हो रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में कुछ नहीं हुआ है। अगर आपको विरोध करना है तो वहां करें जहां बीजेपी की सरकार है, या फिर विरोध दिल्ली में जाकर करें। बनर्जी ने राज्य सचिवालय में कहा, कुछ जगहों पर सुबह से ही सड़कों को जाम किया जा रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं। मैं आम लोगों की ओर से आपसे ये अनुरोध करती हूँ कि पश्चिम बंगाल में कुछ भी नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ विरोध प्रदर्शन खत्म करके नई दिल्ली जाएं और वहाँ विरोध करें और गुजरात और उत्तर प्रदेश जाएं जहाँ भाजपा की सरकार है। आगे ममता बनर्जी कहती हैं कि बंगाल में किसी ने ऐसा कुछ किया होता तो हम उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लेते। अगर किसी को विरोध करना है तो पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराए। अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए पुलिस को प्रतिनियुक्ति सौंपे और हम भी कानून के मुताबिक काम करेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि फिर डराने लगा है कोरोना। देश में पिछले 24 घंटे में 8,329 नए मामले, एक दिन में 10% ज़्यादा। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना केसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 8,329 नए केस सामने आए हैं, जबकि 10 मौतें दर्ज की गई हैं। एक दिन पहले के मुकाबले नए केसों की संख्या 9.8% ज़्यादा है और इसके साथ ही कुल एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 40,370 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे के अंदर 4,216 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हुए हैं। डेली पॉजिटिविटी रेट 2.41% है। भारत में कुल केस लोड 4,32,13,435 है। पिछले 24 घंटे में सक्रिय मामले में 4,103 की वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में एक्टिव केसों में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी महाराष्ट्र में देखी गई है और यहाँ सक्रिय केसों में 1758 का इजाफा हुआ है और दूसरे नंबर पर केरल है जहां 1109 एक्टिव केस बढ़े हैं और इसके बाद कर्नाटक में 297 और दिल्ली में 234 के अलावा बाकी राज्यों में आंकड़ा दहाई के अंकों में है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रामपुर लोकसभा उपचुनाव, आजम खान ने कसा तंज, बोले विधानसभा में भाजपा के वजीरों और एमएलए के सिर नहीं उठे। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने शुक्रवार को अपने कार्यालय पर सपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने सपा प्रत्याशी आसिम रजा को जीतने का आह्वान किया और इसी के साथ इस मौके पर आजम खान ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि मैं विधानसभा एक दिन के लिए गया हूँ, भारतीय जनता पार्टी के वजीरों विधायकों से सिर नहीं उठाए गए। मुझे मालूम था कि मुझसे आंख नहीं मिला सकेंगे। हमारे ऊपर बस एक ही जुल्म बाकी रह गया था और बची हुई जान भी निकाल ली जाती। आजम खान ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के रिजल्ट पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पूरा मुल्क हैरत में है और हैरान ज़दा है कि यूपी में सपा की सरकार क्यों नहीं बनी। हम हिसाब लगाते हैं तो हमारा हिसाब किताब फेल। जीतने वालों को अपनी जीत का भरोसा नहीं, हारने वालों को अपनी हार का यकीन नहीं। ये ऊपर वाला जानता है और हमें उसके फैसले के सामने सिर झुका देना है, लेकिन यकीनन कुदरत कोई बड़ा फैसला करने वाली है। आजम खान ने कहा कि मेरा हक कितना आप पर बनता है मैं नहीं जानता, लेकिन आपका हक मुझ पर इतना बनता है कि मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक आपकी भलाई के लिए न सिर्फ सोचता रहूँगा बल्कि लड़ता रहूँगा। सपा नेता ने कहा कि हमारा दामन तो लोगों ने दागदार कर दिया है। जिसका जो जी चाहता है हम पर इल्ज़ाम लगाता है। हम बकरी चोर, मुर्गी चोर, भैंस चोर, चोर नहीं डकैत हैं। हम पर चोरी की नहीं डकैती की दफ़ाएं हैं और हमारे बीवी और बेटे ने शराब की दुकान लूटी है। ये सारे इल्ज़ाम हम पर लगाए गए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए कमलनाथ ने सरकार को घेरा। कहा अपराधी और सत्ता का गठजोड़ है इसका जिम्मेदार। जी हाँ दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सरकार में मध्य प्रदेश की कानून और शासन व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। वहीं छतरपुर में 4 साल की मृत बच्ची के लिए शव वाहन न मिलने पर परिजनों को कंधे पर शव लेकर जाना पड़ता है। खरगोन में एम्बुलेंस न मिलने से गर्भवती महिलाओं को 3 किलोमीटर चारपाई पर रखकर पैदल ले जाना पड़ता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। बैरसिया में 12 साल की बच्ची का अमानवीय तरीके से अपहरण किया जाता है और बेरहमी से यातनाएं दी जाती हैं। ये कभी कभार घटने वाली इक्का दुक्का घटनाएं नहीं, ऐसी घटनाएं प्रदेश में आम बात हो चुकी है। तो दोस्तों, बढ़ते अपराध को लेकर अब कांग्रेस ने भाजपा को
को मध्य प्रदेश में घेरना शुरू कर दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि राजस्थान से जुड़ी आ रही है। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव के बाद एक्शन में गहलोत सरकार और बुलाई कैबिनेट बैठक। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा चुनाव के एक दिन बाद ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कैबिनेट बैठक बुला ली है और सीएम गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार दोपहर 2 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और इसके आधे घंटे बाद यानी 2:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक भी होगी। राज्यसभा चुनाव के ठीक एक दिन बाद ही होने वाली ये बैठक चर्चा में है। कहा जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव से पहले नाराज चल रहे विधायकों की समस्याओं पर ध्यान दिया जाएगा। जानकारों की माने तो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक में विधायकों की प्रमुख समस्याओं पर विमर्श केंद्रित होगा। कैबिनेट में कुछ विशेष प्रस्तावों पर चर्चा होगी और इसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी जिसमें 6 विभागों के 1 दर्जन से ज्यादा एजेंडे पर विचार होगा। बैठक में मानसून को लेकर भी चर्चा होगी। मौसम विभाग ने इस बार तेज बारिश की आशंका जताई है और इस बीच जिन जिलों में औसत से ज्यादा बारिश होने की संभावना है वहां की आपदा प्रबंधन व्यवस्थाओं को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी होंगे। दोस्तों रुक करते हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद, लखनऊ और सहारनपुर में नमाज के बाद नुपुर शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली की जामा मस्जिद में पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोग ने जुमे की नमाज के बाद ये प्रदर्शन किया है और बड़ी संख्या में लोग बैनर और पोस्टर लेकर पहुंचे हैं जिसमें नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की तस्वीरें लगी हुई हैं। और इस प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस सतर्क हो गई है और प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर घर भेजने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस बात का पहले ही अंदाजा था कि जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद कुछ हो सकता है, हालांकि इतने बड़े प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी। नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी कर दी थी जिसे लेकर लगातार बवाल का दौर जारी है। कानपुर में बीते सप्ताह शुक्रवार को इस मसले पर हिंसा तक भड़क गई थी जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर से काशी तक बेहद सख्ती बरती जा रही है। जुमे के मौके पर आसमान में ड्रोन से निगरानी की जा रही है तो वहीं जमीन पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश में कहीं से भी प्रदर्शन की खबर नहीं है, लेकिन राजधानी दिल्ली में इतने बड़े विरोध प्रदर्शन ने दिल्ली पुलिस की तैयारी और उसके इनपुट को लेकर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वक्त रहते ही उठाए हुए कदम भर देते हैं गहरे से गहरे जख्म, अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। जी हाँ दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद पर दिए बयान को लेकर बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार प्रदर्शन और बवाल बढ़ता जा रहा है। इस बवाल की जद में कानपुर के बाद शुक्रवार को प्रयागराज और सहारनपुर भी आ गए हैं और यहां पुलिस पर जमकर पत्थरबाजी हुई और देसी बम फेंके गए हैं। इसी बीच सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इशारों में कटाक्ष करते हुए नाम लिए बिना इशारों में भाजपा पर निशाना साधा है। शुक्रवार को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि वक्त रहते ही उठाए हुए कदम भर देते हैं गहरे से गहरे जख्म। अखिलेश यादव ने बिना किसी का नाम लिए उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में भड़की हिंसा को लेकर सीधे तौर पर बीजेपी के देरी से उठाए गए कदम को जिम्मेदार ठहराया। दरअसल पैगंबर मोहम्मद पर दिए बयान को लेकर बीजेपी की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा पर देरी से कार्रवाई करने अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि भड़काऊ बयानबाजी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने में देर नहीं करनी चाहिए। कानूनी व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन लापरवाह है। किसी धर्म के अनुयायियों की भावनाओं को आहत करने का कोई प्रयास निंदनीय है। नफरत और समाज को बंटवारे की कोशिशें होती हैं और यूपी, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल समेत देश के दूसरे हिस्सों में भी उग्र प्रदर्शन हुए हैं। पूरे घटनाक्रम में अखिलेश के इस बयान से लोगों के बीच ये संदेश जाएगा कि वो शांति से ज़्यादा राजनीति को तरजीह दे रहे हैं। दोस्तों करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नई एमएसपी से किसान संगठन नाराज, कहा लागत और महंगाई दर के मुकाबले बढ़ोतरी नाकाफी, केंद्र का ये भद्दा मजाक। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से धान समेत 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में किए गए इजाफे को नाकाफी बताते हुए पंजाब के किसान संगठनों ने नाराजगी जाहिर की है। किसान संगठनों का कहना है कि एमएसपी में बढ़ोतरी किसानों की लागत और अनुमानित महंगाई दर के मुकाबले बहुत कम है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने बुधवार को धान की एमएसपी में 100 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा करते हुए इसे 2021-22 के 1940 से बढ़ाकर 2022-23 के लिए 2040 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। वहीं वाणिज्यिक फसल में कपास पर एमएसपी में 354 रुपये का इजाफा करते हुए इसे 6080 रुपये कर दिया गया है। किसान संगठनों का आरोप है कि ईंधन, मशीनरी, उर्वरक, कीटनाशक की लागत बढ़ रही है जिसके मुकाबले एमएसपी में वृद्धि नगण्य है। भारतीय किसान यूनियन
के महासचिव जगन मोहन सिंह ने कहा है कि धान के लिए एमएसपी में 5.15% की वृद्धि की गई है, जबकि धान की वैकल्पिक फसलों के लिए एमएसपी में भी 4.91% और 6.18% की वृद्धि की गई है। अन्य 11 फसलों के लिए भी एमएसपी में 0.30 से 2.26% की बढ़ोतरी से किसान को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान में चल गया गहलोत का जादू, कांग्रेस ने 4 में से 3 सीटें जीती, सुभाष चंद्रा को लगा झटका। जी हां दोस्तों, राजस्थान में हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने 4 में से 3 सीटें जीतकर भाजपा को तगड़ा झटका दिया है। कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी राज्यसभा का चुनाव जीत गए हैं, जबकि भाजपा को 1 सीट पर ही जीत मिली है। भाजपा के घनश्याम तिवारी राज्यसभा चुनाव जीत गए हैं और भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा को हार का सामना करना पड़ा है। राज्यसभा चुनाव में चर्चा है कि भाजपा के 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है और वसुंधरा कैंप की विधायक शोभा रानी कुशवाहा और शैलेश चंद मीना पर क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे हैं। राजस्थान में आपत्ति वाले वोट खारिज नहीं हुए हैं। दोनों वोट की काउंटिंग हुई है और दोनों वोटों पर आपत्तियां खारिज कर दी गई हैं। ऐसी चर्चा है कि शोभा रानी का वोट कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद तिवारी को गया है। तय समय से करीब 1 घंटे 23 मिनट लेट हुई मतगणना के बाद कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी एवं भाजपा के घनश्याम तिवारी की विजयी घोषित उनको कर दिया गया और राज्यसभा में जीत में सीएम गहलोत का कद बढ़ गया है। भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा को 30 और घनश्याम तिवारी को 43 वोट मिले हैं और कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला को 43, मुकुल वासनिक को 42 और प्रमोद तिवारी को 41 वोट मिले हैं। कांग्रेस को 126 से ज़्यादा वोट मिले हैं। कांग्रेस को 1 वोट रिजेक्ट हुआ है, जबकि भाजपा का 1 वोट कांग्रेस को मिला है। कांग्रेस के विधायकों में सेंध लगाने का दावा करने वाले भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा के वोट में कांग्रेस ने सेंध लगा दी है। हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के 3 विधायकों का सपोर्ट सुभाष चंद्रा को मिला। भाजपा के कुल वोट 74 हो गए, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी के 2 वोट की सेंध लगा दी। आरएलपी के समर्थन के बाद सुभाष चंद्रा को 8 वोट चाहिए थे, लेकिन सुभाष चंद्रा 8 वोट का जुगाड़ नहीं कर पाए। कांग्रेस के उम्मीदवारों को कांग्रेस के 108, 13 निर्दलीय, 1 आरएलडी, 2 सीपीएम और 2 बीटीपी विधायकों को मिला जुलाकर कुल 126 विधायकों का समर्थन मिला है। भाजपा कांग्रेस के खेमे में सेंध नहीं लगा पाई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में सोमनाथ सीट, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद अब सोमनाथ होगा गुजरात चुनाव का नया मुद्दा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा 2022 के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है और इस साल के अंत तक ये चुनाव होना है। गिर सोमनाथ विधानसभा सीट गुजरात की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां इस सीट पर कब्जा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। सोमनाथ जिला पहले जूनागढ़ जिला में था और इसकी सीमा भेसान से लेकर ऊना तक और विसावदर से लेकर पोरबंदर तक थी। इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि भगवान सोमनाथ के नाम और गिर जंगल के नाम पर इस जिले का नाम रखा गया है। अब गिर सोमनाथ की अपनी एक पहचान है। विशाल समुद्र तट पर जंगलों से घिरा है और इस जिले में मत्स्य उद्योग, खेती, आम और नारियल के बाग और शुगर फैक्ट्री मुख्य व्यवसाय हैं। समृद्धि से भरपूर इस जिले में प्रवासन उद्योग पूरा साल चलता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बीजेपी पर हमला, कहा जबरन और अनावश्यक है ये चुनाव। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में राज्यसभा चुनाव से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि उच्च सदन के सदस्यों के चुनाव के लिए वोटिंग जबरन और अनावश्यक है। राजस्थान के 4 राज्यसभा सदस्य इस साल जुलाई में अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। निर्दलीय सुभाष चंद्रा ने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया होता तो ये निर्विरोध चुनाव हो सकता था। अब 4 सीटों के लिए 5 उम्मीदवार हैं। सुभाष चंद्रा को विपक्षी बीजेपी का समर्थन है और इसे कांग्रेस के तीसरे उम्मीदवार से कड़ी टक्कर मिल रही है। कांग्रेस ने अपने 3 राष्ट्रीय नेताओं मुकुल वासनिक, रणदीप सिंह सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी को मैदान में उतारा है। ये सभी बाहरी हैं, जबकि बीजेपी ने एक दिग्गज नेता घनश्याम तिवारी को मैदान में उतारा है, जो कभी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का विरोध कर
पार्टी छोड़ चुके थे। वहीं इसी बीच कांग्रेस नेता दिव्या महिपाल मदेरणा ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन करने का आग्रह किया है। मदेरणा ने कहा है कि मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से उनकी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने और एक किसान के बेटे रणदीप सुरजेवाला को राज्यसभा चुनाव में समर्थन देने की अपील करती हूं। दोस्तों, रुक करते हैं जुमे की नमाज के बीच पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट। कानपुर पहुंचे मुस्लिम लीग सांसद को पुलिस ने लौटाया। जी हां दोस्तों, कानपुर में भड़की हिंसा के बाद जुमे की पहली नमाज है और इसके मद्देनज़र पूरे प्रदेश में पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पर है। कानपुर शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है और इसके लागू होने के बाद एक साथ 5 या इससे अधिक लोगों की भीड़ जुटने की अनुमति नहीं है और इसी तरह से अनुमति के बगैर कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। साथ ही संवेदनशील इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवानों की तैनाती की गई है। सीएम योगी ने भी इसके लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं और अधिकारियों को सतर्क रहने के लिए कहा है। और इस माहौल में कानपुर क्षेत्र का मुआयना करने आए मुस्लिम लीग सांसद बशीर को प्रशासन ने वापस लौटा दिया। दिल्ली से कानपुर ट्रेन से पहुंचे बशीर सर्किट हाउस में रुके हुए थे और पुलिस ने उन्हें वहां से बाहर भेज दिया। सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि जुमे की नमाज को देखते हुए मस्जिदों के आसपास सुरक्षा सख्त की जाए और किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी दिन में कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।